अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। देवदासी उसे शराब पिलाने में मसरूफ़ थी। उसके बाद वो दोनों बेडरूम में चले गए। उनके जाने के बाद मैं 5-10 मिनट तक वहीं बैठा टीवी चैनल का प्रोग्राम देखता रहा। फिर इसके बाद मैं आहिस्ता से उठा और दूसरे बेडरूम में आ गया। मैंने क्लोजेट में से माचिस के साइज़ का इंतहाई ताकतवर कैमरा निकाल कर इसमें फ्लैश की छोटी ट्यूब का बटन ऑफ कर दिया, क्योंकि अब मैं फ्लैश की रोशनी में कांतिलाल और देवदासी की तस्वीरें नहीं बना सकता था। मैंने सिकंदर से दूसरे बेडरूम के दरवाजे के एक जानिब एक छोटा सा सुराख बना लिया था। पहले तो मैंने सुराख के साथ आंख लगाकर अंदर का नज़ारा किया। मैं जिस हालत में इनकी तस्वीरें बनाना चाहता था, कांतिलाल इसी हालत में था। मैंने कैमरे को सुराख के साथ लगाया और यके बाद अंदर की 10-12 तस्वीरें उतार लीं। अगरचे बेडरूम में ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन कैमरे के आला सलाहियतों के पेश नज़र मालूम तो होता था कि तस्वीरें अच्छी आ जाएंगी। इस काम से फारिग होकर मैंने कैमरे को दोबारा क्लोजेट में छुपाया और बेडरूम में आकर टीवी के सामने बैठ गया। टीवी मैंने ऑन ही रखा हुआ था। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11 बज रहे थे। मेरा ख्याल था कि देवदासी तो पेशेवर औरत है, वो तो चली जाएगी, शायद कांतिलाल होटल में ही रात गुजारेगा। मैं टीवी देखता रहा। घड़ी ने 11 बजाए तो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर देवदासी बाहर आई। इसने पर्स कंधे पर लटका रखा था। कहने लगी, सर आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, और वो कमरे से निकल गई। मैं उठकर बेडरूम के दरवाजे पर गया। मैं दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखा। कांतिलाल बिस्तर पर नहीं था। बाथरूम में से इसके मुंह हाथ धोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस टीवी के सामने आकर बैठ गया। कोई 15-20 मिनट के बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुला और कांतिलाल नमूदार हुआ। वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। कहने लगा, अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी देर हो गई है, मुझे घर भी पहुंचना है। मैंने बड़ी गर्मजोशी से कांतिलाल को रुखसत किया और सोचने लगा कि मैंने कांतिलाल की जो तस्वीरें उतारी हैं वो ठीक होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद हाशिम खान, सिकंदर और मुराद खान भी आ गए। मैंने मुराद खान को क्लोजेट में से कैमरा निकाल कर दिया और कहा, मैंने फ्लैश के बगैर कांतिलाल की काबिल एतराद हालत में बहुत सी तस्वीरें उतारी हैं, मेरा ख्याल है इनका रिजल्ट ठीक ही होगा। मुराद खान ने कैमरा जेब में रख लिया और कहने लगा, लगता है हमारे मंसूबे का दूसरा मरहला भी कामयाबी से गुजर गया है। मैंने कहा, मेरे ख्याल में मैं कामयाब ही रहा हूँ। कांतिलाल को यकीन हो गया है मैं कतर के एक बेज़रर सा कारोबारी सेठ हूँ, जो खुद तो अय्याशी नहीं करता लेकिन अपने दोस्तों को अय्याशी करवा कर खुश होता है। ये बड़ी अच्छी बात है, मुराद खान बोला। अब हमारे मंसूबे का तीसरा मरहला और अहम मरहला शुरू होने वाला है। ये बड़ा नाजुक और हसास मरहला है। इसमें एक एक कदम बड़ा सोच समझ कर उठाना होगा। मैं खामोशी से मुराद खान की तरफ मुतवज्जे था। मुराद खान ने जेब में से एक छोटा सा सुर्ख रंग का कैप्सूल निकाल कर मुझको दिया। ये कैसा हर्बा है जो कभी नाकाम नहीं होता, अब तुम्हें इससे काम लेना होगा। मैंने कैप्सूल को हथेली पर रखकर बड़े गौर से इसका मुआयना किया। मैंने मुराद खान से पूछा, इसमें क्या है? सिकंदर भी बड़ी तवज्जो से मुराद खान की गुफ्तगू सुन रहा था। मुराद खान ने कैप्सूल मुझसे लेकर छोटे से लिफाफे में बंद करके मेज़ पर रख दिया और कहने लगा, इसमें खुलजा सिम का राज पोशीदा है। इसमें एक ऐसा तिलिस्मी मंत्र बंद है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। इसमें सफ़ेद रंग का एक सफूफ है जो एक तिनके के बराबर किसी भी मशरूब में डालकर किसी ऐसे आदमी को पिलाया जाए जिसने अपना कोई राज दिल की गहराइयों में दफन कर रखा हो, और जो किसी सूरत ना उगलता हो तो इस सफूफ के असर से इस राज को अपनी ज़बान पर लाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सफूफ यूरोप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ आजकल इन जासूसों पर इस्तेमाल कर रही हैं जो इंतहाई तजर्बेकार और सख्त जान होते हैं और बड़ी से बड़ी जिस्मानी अजियत बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन दिल का राज ज़बान पर नहीं लाते। इस सफूफ के असर से एक बार वो भी चकरा जाते हैं। वो एक दो लम्हात के लिए भूल जाते हैं कि वो अपने मुल्क के जासूस हैं और इन्हें मुल्क की खुफिया रात इन्हें नहीं बताने चाहिए। अगर पूछ कुछ करने वाला ज़रा चालाकी और सब्र से काम ले तो इनसे सब कुछ उगलवा लेता है। मैंने कहा, इसका मतलब है ये सफूफ मुझे कांतिलाल पर आजमाना होगा। मुराद खान बोला, बिल्कुल इसी पर आजमाना होगा, लेकिन कांतिलाल बड़ा होशियार और अजियार है। इसमें मुज़ाहमत का मादा ज़रूर ज़्यादा होगा। हो सकता है इसकी तबीयत इस सफूफ के पीने के बाद भी मुज़ाहमत करे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, सब्र से काम लेना होगा और अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। मुझे यकीन है कि वो इस सफूफ के असर का ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेगा और हथियार डाल देगा। ये सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन सफूफ है और अमेरिका के CIA की ईजाद है। इसके चंद एक कैप्सूल खुफिया इदारों के जरिए हमारे हाथ लगे हैं। ये तुम अपने पास रख लो। अब तुम्हें एक बार फिर कांतिलाल के टेलीफोन का इंतज़ार करना होगा। जिस वक्त इसका फ़ोन आए तुम्हें एक बार फिर विलायती विस्की और देवदासी का जाल इस पर फेंकना। मुझे यकीन है वो इस जाल में अपने आप को फिर फंसा लेगा और इससे बच नहीं पाएगा। औरत और शराब की कमज़ोरी इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है और इस कमज़ोरी ने दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनतों का तख्ता पलट कर रख दिया है। मुराद खान ने कैप्सूल का लिफाफा मेरे हवाले करते हुए कहा, इसे रख लो। मैंने लिफाफे को इसी वक्त अपने बेडरूम में जाकर संभाल लिया। वापस आकर मैंने मुराद खान से कहा, मेरे पास विलायती विस्की की अभी एक बोतल इसी तरह पड़ी है,
कांतिलाल सिर्फ एक बोतल अपने साथ ले गया है। मुराद खान कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं एक और बोतल सिकंदर के हाथ भिजवा दूंगा। महाज पर लड़ते हुए सिपाही के पास जितना असला हो कम है। अब मैं जाता हूँ, जिस वक्त भी कांतिलाल का फ़ोन आए तुम सिकंदर या हाशिम के ज़रिए मुझे इतला कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है। मुराद खान ने जेब से एक और लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले किया और कहा, इसमें 25,000 के नोट हैं। यह खाने वगैरह का बिल रोज़ के रोज़ अदा करना पड़ता है। मैंने लिफाफा खोल कर करेंसी नोटों को गौर से देखा। मुराद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी नकली करेंसी नोट हैं, लेकिन फिक्र न करो, इनमें और असली करेंसी नोटों में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। मुराद खान मुझे सिकंदर को कमरे में छोड़कर हाशिम खान को साथ लेकर चला गया। हाशिम खान जाते हुए मुझे कह गया कि मैं पार्किंग लॉट में गाड़ी में मौजूद हूँगा। मैं इसके बाद पलंग पर लेटकर कुछ देर तक फिल्मी रिसाला पढ़ता रहा, फिर सो गया। दूसरे दिन नाश्ते के वक्त सिकंदर आ गया। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। सिकंदर कहने लगा, हाशिम खान गाड़ी लेकर मुराद खान की तरफ किया है। मुराद खान ने पार्किंग लॉट में टेलीफोन करके इसे बुलाया था। मेरा ख्याल है रात वाली तस्वीरें डेवलप हो गई हैं। मुराद खान तस्वीरें ला रहा होगा। दिन के 11 बज रहे थे। सिकंदर कमरे में ही मेरे सामने बैठा है। इस रोज़ के अखबार का मुताला कर रहा था कि मुराद आ गया। वह पे मामूल विजयवाड़ा के मराठी कारोबारी सेठों के लिबास में था। वो इसी भेष में आया करता था ताकि किसी को शक न पड़े कि वो बार बार मुझसे क्यों मिलने आता है। मुराद खान मेरे सामने सोफे पर बैठ गया। सिकंदर ने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर कॉरिडोर में झांक कर देखा और फिर दरवाज़ा बंद करके वो भी मुराद खान और मेरे पास आकर बैठ गया। मुराद खान ने जेब से लिफाफा निकालते हुए कहा, तुम्हारी रात की उतारी हुई तस्वीरें डेवलप होकर आ गई हैं। मैंने पूछा, रिजल्ट ख़राब तो नहीं हुआ है? मुराद खान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कांतिलाल को ज़रूरत के वक्त ब्लैकमेल करने के लिए इतना रिजल्ट ही काफ़ी है। इसने लिफाफे में से 10-12 दरमियाने साइज़ की रंगीन फ़ोटोकॉपियाँ निकाल कर मेरे सामने रख दी। सारी तस्वीरें साफ़ और वादे थीं। सिर्फ 2 तस्वीरें ज़रा धुंधली थीं। बाकी हर तस्वीर में कांतिलाल और देवदासी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैंने बेडरूम के दरवाजे के सुराख में से तस्वीरें उतारी हैं। रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, लेकिन ये तो बड़ी साफ़ तस्वीरें हैं। मुराद खान बोला, ये इसी कैमरे का कमाल है जो मैंने तुम्हें दिया था। अब यह है कि हमने इसकी 4 कॉपियाँ निकलवा कर अपने पास रख ली हैं। एक कॉपी तुम्हें दे दी है। अगर तुम चाहो तो इन तस्वीरों को अपने पास रख सकते हो। मैंने कुछ सोच कर बोला, नहीं मुराद खान, मेरा ख्याल है अभी इन तस्वीरों को मेरे पास रखना ठीक नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे मंगवा लूँगा। बेहतर है कि तुम इन्हें अपने पास ना रखो। मुराद खान ने कहा, यही बेहतर है। कैप्सूल के सफ़ूफ के बारे में एक बात ज़रूरी है जो तुम्हें याद रखनी होगी। वो क्या? मुराद खान कहने लगा, जब तुम कांतिलाल को शराब के जरिए कैप्सूल का सफ़ूफ पिला चुको तो कांतिलाल को तुमने बार बार यही बात कहनी है कि तुम सिर्फ इस डर से भारत में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार नहीं लगा रहे कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम मौजूद है और दोनों मुल्कों में जंग छिड़ सकती है। जैसे जैसे तुम महसूस करो कि सफ़ूफ का असर ज़्यादा हो रहा है, तुमने लाइन बदल कर डायरेक्ट बात शुरू कर देनी होगी। तुम कांतिलाल को कहोगे कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले में एटमी ताकत बहुत कम है और भारत एटमी ताकत में पाकिस्तान से कमज़ोर है। सफ़ूफ के असरात की वजह से कांतिलाल पर इस बात का शदीद रद्द-ए-अमल होगा और उसका जहन मज़ीद मुज़ाहमत नहीं कर सकेगा। इसके बाद तुम मौका महल देख कर असल बात आगे बढ़ाओगे। मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे। मैं समझ गया हूँ, मैंने जवाब दिया। इसके बाद मुराद खान चला गया। सिकंदर अली मेरे पास ही रहा। अब एक बार फिर मुझे कांतिलाल के फ़ोन का इंतज़ार करना था। ये इंतज़ार 1 दिन का भी हो सकता था, 2 दिन का भी, 1 हफ्ते का भी हो सकता था, लेकिन शराब और देवदासी का लालच ऐसा था कि मुझे यकीन था कांतिलाल ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर पाएगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। 2 दिन कांतिलाल ने शायद बड़ी मुश्किल से गुजारे और तीसरे दिन मुझे फ़ोन कर दिया। फ़ोन पर कांतिलाल की आवाज़ सुनकर मैं खुश हो गया। इस वक्त सिकंदर मेरे पास नहीं था। मैं कमरे में अकेला ही था। मैंने कांतिलाल से कहा, कांतिलाल जी आप कहाँ हैं? मैं तो आपके टेलीफोन का इंतज़ार ही करता रहा। आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया, वरना मैं खुद आपको फ़ोन करके बताता कि आपकी पसंद की शय मेरे पास आ गई है। दूसरी तरफ से कांतिलाल की आवाज़ आई, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बस मैं अपने काम में मसरूफ़ रहा जिसकी वजह से आपको फ़ोन न कर सका। फरमाइए मैं कब हाजिर हो जाऊँ? मैंने फ़ौरन कहा, मेरी तरफ से आज रात को ही आ जाएँ, खाना भी मेरे साथ ही खाएँ, बाकी सब बंदोबस्त हो जाएगा, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, बस आप तशरीफ़ ले आएँ, आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा। मेरा भी यहाँ अब 1 हफ्ते का ही क़याम है, इसके बाद हो सकता है मैं वापस कतर चला जाऊँ। कांतिलाल ने कहा, मैं रात को ठीक 9 बजे पहुँच जाऊँगा, और कांतिलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। इसके फ़ोन बंद करते ही मैंने नीचे पार्किंग लॉट में फ़ोन कर दिया। होटल में जहाँ इमारत के नीचे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी वहाँ एक टेलीफोन बूथ था जहाँ 24 घंटे का आदमी टेलीफोन सुनने के लिए मौजूद रहता था। इसको गाड़ी का नंबर बताकर गाड़ी का मालिक ड्राइवर को बुला लेता था। मैंने टेलीफोन बूथ के ड्यूटी ऑफिसर को अपनी प्राइवेट टैक्सी का नंबर बताकर कहा कि मेरे ड्राइवर को ऊपर भेज दें। थोड़ी देर में हाशिम खान ऊपर आ गया। मैंने इससे सिकंदर अली का पूछा। हाशिम खान ने कहा वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। मैंने हाशिम खान को बताया कि अभी अभी कांतिलाल का फ़ोन आया है, वो रात को आ रहा है, तो फ़ौरन मुराद खान को जाकर खबर कर दो। हाशिम खान इसी वक्त चला गया। कोई 1 घंटे के बाद वो मुराद खान को लेकर आ गया। मुराद खान मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, मैं तुम्हें कहा था ना, कांतिलाल ज़्यादा देर तक मुज़ाहमत नहीं कर सकेगा। शराब और देवदासी का लालच इसे बड़ी जल्दी इसी तरफ खींच लाएगा। फिर भी आदमी बड़ा होशियार है, इसने 2 दिन लगा दिए। क्या कह रहा था?
मुराद खान और हाशिम खान दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा वो रात के 9 बजे आ रहा है। मुराद खान बोला इसका हमेशा से थोड़ी बहुत तफरीह करने का यही वक्त होता है, बस तुम्हें बड़ा होशियार रहना होगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा अहम मंसूबा है। हमारे सामने मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार इसी आखिरी मरहले पर है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुमने होशियारी और अक्लमंदी से काम लिया तो हम न्यूक्लियर मटेरियल के खुफिया कोड नंबर मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं किसी सोच में था। जब मुराद खान ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात थोड़ा सा परेशान कर रही है। वो कौन सी बात? मुराद खान ने पूछा। मैंने कहा बात यह है कि कांतिलाल 9 बजे मेरे पास आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास ही बैठकर शराब पिए। आज कोई देवदासी तो नहीं आ रही, हो सकता है वो मेरे पास बैठकर शराब की बोतल ना खोले। मुराद खान ने कहा तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर वो शराब नहीं पीता तो ना पिए, इसे शराब की बोतल बेशक अपने साथ ले जाने दो। वो तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खाएगा ही। तुम किसी बहाने इसके पानी के गिलास में कैप्सूल का थोड़ा सा सफूफ मिलाकर इसे पिला सकते हो। मैंने कहा लेकिन सफूफ पीने के बाद क्या वो तमाम बातें उगल सकेगा जिसकी हमें ज़रूरत है? मुराद खान ने कहा यह काम सफूफ खुद कर देगा। मैंने इस सफूफ का तजर्बा करके देखा हुआ है। इसके पीने के बाद कांतिलाल पर एक किस्म की गनूदगी और ख़ुद फरामोशी की कैफियत तारी हो जाएगी। ये कैफियत बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे किसी को हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। ये कैफियत कांतिलाल पर कम से कम 1 घंटे तक तारी रहेगी। इस दौरान वो जो भी बोल रहा होगा इसे कुछ मालूम नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है। आदमी होशियार और ज़हीन है, हो सकता है 10-15 मिनट तक इसका दिमाग मुज़ाहमत करे, लेकिन यकीन करो इसके बाद मुज़ाहमत भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कांतिलाल को ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि वो कहाँ बैठा है और किसके सामने बैठा है। मैंने मुराद खान की बात काटते हुए कहा और 1 घंटे बाद जब सफूफ का असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या इसे ख्याल नहीं आएगा कि इस पर क्या हालत तारी थी? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने इसे कुछ पिला दिया था? मुराद खान ने हंसकर कहा यह सफूफ हमारे किसी देसी यूनानी दवाखाने की बनाई हुई नहीं है। यह अमेरिका की जदीद तरीन खुफिया लेबॉर्ट्रीज में जदीद तरीन तजर्बात और तहकीकात के बाद तैयार की गई है। इसके नताइज हमारी खुफिया इत्तलात के मुताबिक इंतहाई कामयाब साबित हो रहे हैं, बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी की GBS अमरीकी फार्मूले को चुराने की सरतोड़ कोशिश कर रही है। इससे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 घंटे बाद इस सफूफ का असर ख़त्म हो जाएगा तो कांतिलाल को एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं होगा कि वो 1 घंटे तक एक ख़ास कैफियत के असर में रहा है। ये 1 घंटा इसकी ज़िंदगी से ऐसा गुजर गया होगा जैसे आदमी सो रहा हो और इसे कुछ खबर ना हो कि वो कहाँ था और क्या कर रहा है। जब वो अपनी असली हालत में वापस आएगा तो यही समझेगा जैसे 1 सेकंड ही गुजरा है। इसे बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ इसने क्या बातें की हैं। वो यही समझेगा जैसे वो बैठा था, अभी भी वैसे ही बैठा है। ये 1 घंटा कांतिलाल की ज़िंदगी से इसको बताए बगैर गुजर गया होगा। वैसे तुम कोशिश करना कि तुम्हारे पास बैठकर 1-2 पैक विस्की के ज़रूर पी ले। इससे तुम्हारा काम मज़ीद आसान हो जाएगा। जहाँ तक देवदासी का ताल्लुक है, तुम इसे कह सकते हो कि देवदासी को इतला कर दी गई है, बस आती ही होगी। देवदासी के ख्याल से हो सकता है कि वो 1-2 पैक विस्की के चढ़ा ले। ये बात हमारे हक में बेहतर हो जाएगी, क्योंकि देवदासी को हम नहीं बुला सकते। इसकी मौजूदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। वो ज़रूर तुमसे पूछेगा कि देवदासी क्यों नहीं आ रही। तुम इसे किसी न किसी बहाने टरखाते जाना और आखिर में कह देना कि इसे कोई काम पड़ गया होगा। अगर कोई और सवाल तुम्हारे जहन में हो तो पूछ सकते हो। मुराद खान ने मुझे इतना कुछ बता दिया था कि अब मेरे जहन में कोई सवाल बाकी नहीं रहा था। मैंने कहा मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। मुझे जो कुछ करना है मैं इसे बड़ी जिम्मेदारी से करूँगा। बाकी मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मुराद खान ने कहा शाबाश, याद रखो अपनी जिम्मेदारियां मेहनत और दयानतदारी से पूरी करके कोई भी शख्स अंजाम अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह ताला इसे कभी मायूस नहीं करता। अब मैं जाता हूँ। हाशिम खान नीचे गाड़ी में रहेगा। सिकंदर अली तुम्हारे पास ही होगा, एक काम से गया हुआ है, वापस आ जाएगा। मुराद खान और हाशिम खान चले गए। असल ड्रामा अब शुरू होने वाला था। बड़ी गैर यकीनी और नाजुक सी बुनियाद थी जिस पर इस सारे ड्रामे की इमारत खड़ी की जा रही थी। किसी वक्त मुझे ख्याल आता कि ड्रामा शुरू होते ही नाकाम ना हो जाए और कांतिलाल को कुछ शक न पड़ जाए। ये भी हो सकता है कि इसे मुझ पर शक पड़े और सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी बहाने से उठकर चला जाए और कभी दिखाई ना दे। मुराद खान ने अगरचे मुझे कैप्सूल के सफूफ की खासियतों के बारे में बड़ी मुबालगा आराइज वाली बातें बताई थी। अगर वो एक मामूली सी दवाई थी, हो सकता है इस कांतिलाल के मिजाज पर कोई असर न हो, क्योंकि बाद दवाइयाँ आदमी पर कोई असर नहीं करती। क्योंकि अब इन हालात में मुझे अपने तौर पर इस मरहले को अंजाम तक पहुंचाना था। कोई दूसरा वसीला मेरे पास नहीं था, दूसरा कोई रास्ता भी मेरे सामने नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था। कांतिलाल के आने का वक्त करीब होता जा रहा था। इस दौरान सिकंदर आकर अपनी रिपोर्ट दे गया था। उसे बता दिया गया था कि वो नीचे पार्किंग में हाशिम खान के साथ गाड़ी में बैठा रहे। इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसे फ़ोन पर बुला लिया जाएगा। मैं ड्राइंग रूम में अकेला बैठा बहुत कुछ सोच रहा था। अगर मुझे कोई पुल उड़ाना होता, कोई फौजी गोला बारूद का जखीरा उड़ाना होता या दुश्मन के ठिकाने पर शब खून मारना होता तो मुझे ज़रा सी भी परेशानी या उलझन न होती, मगर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे जो मुहिम दरपेश थी इसमें देर की चालाकी लोमड़ी जैसी अय्यारी की ज़रूरत थी। मुझे इस किस्म के काम का ज़्यादा तजर्बा नहीं था, लेकिन आखिर ये मुल्क की सलामती और मुल्क के इस्तेकाम का मामला था और इसकी खातिर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था।
चुनाचा मैंने बहुत जल्द अपने आप को संभाल लिया और रात के 9 बजे के बाद पेश आने वाली मुहिम को कामयाबी से सर करने का फैसला कर लिया। हाथ पे आदत कांतिलाल ठीक 9 बजे पहुंच गया। इसने बड़े नए कपड़े पहन रखे थे। हल्के हल्के नीले रंग की रेशमी कमीज और हरे नसवारी रंग की पतलून थी। आज इसने कोई इतर भी लगाया हुआ था। शायद उस रात देवदासी ने इसे कहा होगा कि तुम्हारे कपड़ों से बू आ रही है। सच है, औरत आदमी को बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ सीखा सिखाया भुला भी देती है। मैंने हस्ब मामूल बड़ी गर्मजोशी से कांतिलाल का इस्तकबाल किया। कांतिलाल को पूरा यकीन था कि आज रात भी देवदासी आई हुई होगी। चुनाचा वो कपड़ों पर खुशबू लगाने के अलावा रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता भी लाया था। सेठ जी, आप मेरी सेवा जो कर रहे हैं मैं इसे कभी नहीं भुला सकूंगा। मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कांतिलाल के इस जुमले पर मेरे दिल में कहा, तुम मेरे लिए जो कर सकते हो मैं आज रात तुमसे करवा कर ही रहूंगा। लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, कांतिलाल जी, आप अब हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि हमारे भाई हैं। आप कैसी बातें करके हमें शर्मिंदा करते हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने दोस्त के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। इसमें एहसान करने वाली कोई बात नहीं है। कहिए मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाऊँ या ठंडा चलेगा। कांतिलाल बड़े आराम से आरामदा सोफे में धंस कर बैठ गया। इसने सिगरेट भी सुलगा लिया था। अब वो इस माहौल में अपने आप को महफूज महसूस करने लगा था। इसे यकीन हो गया था कि इस होटल के कमरे में वो जो कुछ करता है इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कांतिलाल जैसे आदमियों के लिए इससे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात नहीं हो सकती थी। इसने कहा, इस वक्त चाय पीने को जी चाहता है, चाय मंगवा लीजिए। जैसे आपकी मर्ज़ी महाराज। मैंने फ़ौरन सर्विस को फ़ोन करके 2 आदमियों की चाय लाने का ऑर्डर दे दिया। मैं फ़ौरन अपने बेडरूम में गया और वहाँ से इम्पोर्टेड विस्की की बोतल निकाल कर ले आया। ड्राइंग रूम में आकर मैंने कहा, कांतिलाल जी, ये आपका तोहफा मैंने कल ही मंगवा कर रख लिया था। असल यहाँ एयरपोर्ट पर हमारी फैमिली के कज़न कस्टम में लगा हुआ है। अपने पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए मैं इससे मंगवा लेता हूँ। कांतिलाल ने विस्की की बोतल को देखा तो इसके चेहरे पर मजीद रौनक आ गई। इसने जल्दी से बोतल के डब्बे को चूमा और जल्दी से सोफे के दरमियान बिछी हुई काफ़ी टेबल के नीचे एक तरफ करके रख दी। चाय आ गई। हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। इस ख्याल से कि कांतिलाल जमकर बैठा रहे, मैंने इसकी तरफ ज़रा सा झुककर राजदारी से कहा, देवदासी को फ़ोन कर दिया गया है, वो 10 सवा 10 बजे तक पहुंच जाएगी। कहती थी कि मेरी मजबूरी है, मैं जल्दी आ जाती, लेकिन लंदन से मेरी कज़न आई हुई है, इसको डिनर पार्टी दी है। कांतिलाल ये खुशखबरी सुनकर मजीद खुश हो गया। कहने लगा, ये आपने तकल्लुफ़ क्यों किया अग्रवाल जी। मैंने कहा, अरे कांति भाई, आपने फिर वही बात की। आप हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त ही नहीं बल्कि भाई हैं। आपकी सेवा करके तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर कांतिलाल को फुलाने के लिए मैंने कहा, कांति भाई, आपने मालूम नहीं देवदासी रागनी मेहरा पर कौन सा जादू कर दिया है कि वो तो आपकी दीवानी हो गई है। सच कह रहे हैं? कांतिलाल ने खुश होकर पूछा। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कहा, तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आ जाएगी तो आप खुद ही मालूम हो जाएगा। फ़ोन पर मुझे कहने लगी, अग्रवाल जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो आ रहे हैं। पहले बताते तो मैं आज की डिनर पार्टी कैंसिल कर देती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम 10 सवा 10 बजे तक तो पहुंच जाओगी। कहने लगी कि मैं बड़ी जल्दी आ जाऊंगी। कांतिलाल फूल कर कुप्पा हो रहा था। औरत मर्द की दीवानगी या इसकी बहादुरी की तारीफ करे तो वो वाकई फूल कर कुप्पा हो जाता है। जब हमें बातें करते करते रात के 9:45 बजे का वक्त हो गया तो मैंने मौके की नज़ाकत के पेश नज़र कांतिलाल से कहा, कांति भाई, देवदासी तो आधे घंटे में पहुंच जाएगी। इस दौरान आप एक आधा विस्की का पैग लगा लें, ज़रा मूड बन जाएगा। फिर आप लोगों को खाना भी तो खाना है। कांतिलाल शायद खुद विलायती विस्की की बोतल को खोलने के लिए बेताब हो रहा था। चूंकि इसे इस जगह तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो चुका था, इसलिए इसे मेरी तजवीज़ पसंद आ गई। इसने काफ़ी टेबल के नीचे से विस्की के डब्बा निकाल लिया। डब्बा खोलकर इसने विस्की की बोतल निकाल कर मेज़ पर रख ली। मैंने जल्दी से रेफ्रिजरेटर में से कोका कोला की बोतल और गिलास निकाल कर इसे सामने रख दी। कांतिलाल ने गिलास में एक सिंगल पैक बनाया और उसका एक घूंट भर कर पिया। महाराज, आप मेरे लिए गंधर्व देवताओं समान हैं। जिस तरह आकाश पर गंधर्व देवता संगीत गाते हैं और सोमरस पिलाते हैं, आप भी वैसे ही मेरे लिए कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कांति भाई, मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं देखकर मुतमईन हो गया था कि कांतिलाल ने विस्की पीनी शुरू कर दी थी। अब मुझे यकीन था कि इसको दी गई दवाई अपना काम ज़रूर करेगी। अभी तक मुझे मुराद खान की दी हुई CIA अमेरिका की खुफिया तौर पर तैयार करदा कैप्सूल वाली मोज़ाती असरात का कोई अंदाज़ा नहीं था। ये तो मुझे आगे चलकर ही मालूम हुआ कि ये क्या शय थी। कांतिलाल शराब नोशी में जानबूझकर देर लगा रहा था ताकि देवदासी आ जाए। वैसे भी वो शराब ज़्यादा नहीं पीता था। दूसरा, वो कुछ गिलास देवदासी के साथ बैठकर भी पीना चाहता था, मगर देवदासी अभी तक क्यों नहीं आई थी। इसे क्या मालूम था कि देवदासी को इस रात आना ही नहीं था। वो मुझसे कहते हुए शर्मा रहा था कि देवदासी अभी तक क्यों नहीं आई। आज भी तबन शर्मीला था। ये सोचता था कि मुझे या अग्रवाल को क्या ख्याल गुजरेगा। लेकिन जब रात के 10:15 बज गए और देवदासी ना आई तो कांतिलाल के सब्र का पैमाना छलकने लगा। इससे रहा ना गया। इसने शराब के 2 गिलास चढ़ा लिए थे। आखिर इसने मुझसे पूछ ही लिया, अग्रवाल जी, देवदासी ने इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने कहा, महाराज, इसने अपने कज़न को डिनर पार्टी तो दे रखी है, फिक्र न करें, 10-15 मिनट में आ जाएगी। मगर आएगी ज़रूर, वो तो खुद आपसे मिलने को बेताब हो रही है। मजीद 20-25 मिनट गुजर गए और देवदासी ना आई तो कांतिलाल ने किसी कदर बेताब होकर पूछा, अग्रवाल जी, ज़रा इसको फ़ोन करके तो देखें। मैंने कहा, अभी मालूम किए देता हूँ, इसका नंबर तो मुझे मिल गया था।
मैंने नीचे होटल के एक्सचेंज को एक फर्जी नंबर देकर कहा, ये नंबर मिला दें। दूसरे लम्हे एक्सचेंज ने कहा, सर ये नंबर गलत है, शायद आप असल नंबर भूल गए हैं। मैंने कहा ओके ओके और फ़ोन बंद कर दिया। कांतिलाल ने जल्दी से पूछा, क्या कह रही थी रागिनी जी? मैंने कहा, इसकी कोई मुलाजमा बोल रही थी, कह रही थी कि वो अपनी कज़न के साथ बाहर गई हुई है, अभी आ जाएगी। कांतिलाल के चेहरे पर मायूसी सी छाने लगी थी। मैंने इसको इत्मीनान दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, फिक्र न करें कांतिलाल जी, वो ज़रूर आएगी, चाहे रात के 11 बज जाएं। कांतिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सेठ जी, मुझे फिक्र करने की भला क्या ज़रूरत है? नहीं आएगी तो कोई शक नहीं है। मेरे लिए खुशी क्या कम है कि आप जैसे दोस्त के पास बैठा हुआ हूँ और आला सोमरस एंजॉय कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस पर अपने फीडबैक से आगाह करें। आपकी हौसला अफजाई और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।